बीएमसी चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। कैसी है बीजेपी की तैयारी, क्या है बीजेपी के आरोप? भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे ने मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मुंबई बीएमसी का चुनाव इस समय शुरू हो चुका है और नामांकन भी हो चुका है। जिस तरीके से सभी पार्टियों ने कहीं अलग अलग तो कहीं संयुक्त तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ठाकरे ब्रांड किस तरीके से काम कर रहा है, क्या शिवसेना और बीजेपी की युति भगवा फहराएगी, बीजेपी का मेयर होगा, इन तमाम सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम जी हैं। नमस्कार भारत एक्सप्रेस में। नमस्कार अमित जी, पहला सवाल ये है कि बागी लोगों को कैसे शांत करेंगे, क्योंकि 8 साल बाद चुनाव हो रहा है, सबकी एक्सपेक्टेशन थी और बहुत सारे लोगों के टिकट कटे हैं, उनकी बगावत को कैसे बीजेपी शांत करेगी? ज्यादा बगावत सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं। थोड़े 2-4 लोग नाराज होंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये किसी सत्ता के स्थान को या अधिकार के पद को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता। वो समाज के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, हिंदुत्व के लिए काम करता है, विचारधारा के लिए काम करता है। तो बहुत सारी लोगों की अपेक्षाएं हो सकती है टिकट मिलने के लिए, लेकिन टिकट हासिल करना या सत्ता के स्थान पर बैठना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी काम नहीं करता। और इसीलिए लोकल चुनाव में बहुत सारी एस्पिरेशंस हो सकती है, लेकिन जब भी लार्जर पिक्चर को हम देखते हैं कि बड़ा जो पिक्चर है कि मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन होना चाहिए, मुंबई शहर की सुरक्षा आबादित रहनी चाहिए, मुंबई शहर का विकास होना चाहिए, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भले ही 2-4 कार्यकर्ता नाराज होंगे, लेकिन आज के दिन पर वो सब जो है वो तुम्हारे महायुति के उम्मीदवार है, उन सब उम्मीदवारों के प्रचार में सभी लग जाएंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें थी, आपको नहीं लगता बार्गेनिंग में शिवसेना ने जितनी सीटें बीजेपी से निकाल ली, इतनी स्ट्रेंथ शिवसेना की थी क्या? और जो भी सीटें शिवसेना ने निकाली हैं, कई जगहों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में वहां हो सकती है। देखिए, महायुति की जो सीटों की चर्चा है वो ग्राउंड सिचुएशन, वहां के लोगों की क्या सेंटीमेंट है, वहां पर कौन सी पार्टी का संगठन ज्यादा मजबूत है, इन सारे चीजों का विचार रखे ये जो पूरा है वो सीट शेयरिंग तय किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा सीट शेयरिंग हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 137 स्थानों पर और शिवसेना 90 स्थानों पर लड़ रही है। और ये बहुत ही अच्छा साइंटिफिक तरीके से, और इसीलिए हम एक सीट को लेकर बैठे थे, एक सीट का एनालिसिस हमने किया, एक सीट पर चर्चा की, और कौन सी सीट के ऊपर कौन सी पार्टी का कितना वोट शेयर है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया है। और सही मायने में तो कौन सी पार्टी कौन से सीट पर लड़ रही है ये महत्व का नहीं है। 227 सीटों पर महायुति लड़ रही है, 227 सीटों पर हिंदुत्व का उम्मीदवार जो है वो लड़ रहा है, और कौन से सीट पर कौन सी पार्टी लड़ रही है ये मायने नहीं रखता। 227 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार है, जो मुंबई की महानगर पालिका में भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देने के हेतु से, मुंबई शहर का विकास जब हो रहा है तब मुंबई शहर की सुरक्षा भी आबादित रहनी चाहिए, इस हेतु से आने वाले समय में काम करेंगे। भ्रष्टाचार की बात आपने की, कोविड के तमाम सारे मुद्दे आपने उठाए, आपकी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार की बात कर रही है। पिछले 3-4 सालों से जब से चुनाव नहीं हुए हैं, तब से कहीं न कहीं आपकी संयुक्त सत्ता जो राज्य में रही वो प्रशासनिक तौर पर हैंडल करती रही। आपको लगता है कि ये 3-4 सालों के मुद्दे बहुत सारे ऐसे उन लोगों ने भी मतलब ठाकरे परिवार की बात करें या दूसरे लोग जिस तरीके से उठा रहे हैं कि 400 किलोमीटर कंक्रीट की रोड आपने कही, आज क्या स्थिति है, AQI लेवल की क्या स्थिति हो गई है, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे लगातार AQI, दिल्ली के AQI को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, मुंबई के AQI को लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है और इसका जवाबदार जो है वो बीएमसी और राज्य सरकार है। मैं जो मुंबई महानगर पालिका के प्रशासन को देखता हूं तो 25 वर्षों का मुंबई महानगर पालिका का भ्रष्टाचार जो उद्धव ठाकरे ने किया, और पिछले 3 वर्षों में जब भी महायुति की सरकार आई, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री बने,
उसके बाद चुनाव के बाद देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री बने। इन 3-4 वर्षों में मुंबई महानगर पालिका के प्रशासन ने जो 2-3 बड़े निर्णय, क्रांतिकारक इस प्रकार के निर्णय किए। सबसे पहले तो मुंबई का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा या समस्या कौन सी, तो रास्तों की समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसको मुंबई के रास्तों के क्वालिटी में सुधार करने के हेतु से हमने सीसी रोड का टेंडर निकाला और विथ डक्ट विथ यूटिलिटी कॉरिडोर टेंडर निकाला, ताकि सारी यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की, 4G 5G गैस की और पानी की लाइनें वो उस डक्ट में ले की जाए, ताकि हर बार उस लाइन को ले करने के लिए रास्तों को खोदने की आवश्यकता ना पड़े। ये सीसी रोड का काम शुरू हुआ है, 44% काम पूरा हुआ है, आने वाले समय में बचा हुआ काम भी पूरा होगा। और आप देखोगे कि जहां जहां पर सीसी रोड का काम हुआ है वहां पर जो जनता है वो सीसी रोड की काम से, क्वालिटी से बहुत ही संतुष्ट है। और सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारे भी रास्ते जो है, हमारे भी परिसर के रास्ते भी सीसी में आप करें। तो मुंबई के रास्तों को सुधारने के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा कदम जो है वो महायुति की सरकार ने जो सूचना की, जो म्युनिसिपल कमिश्नर को, वो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। इतने वर्षों में जो मुंबई के नदी नालों में से बहकर जो पानी समुद्र में जाता है वो विदाउट बीइंग ट्रीटेड समुद्र में डिस्चार्ज होता था। और मुंबई शहर में एसटीपी प्लांट नहीं थे। मुंबई शहर में एसटीपी प्लांट का पूरा जो उसका निकष है वो देवेंद्र जी ने दिल्ली में जाकर उसकी एनओसी लेकर मुंबई महानगर पालिका ने 2023 में उसके टेंडर निकाले। 7 एसटीपी का काम अभी शुरू है, आने वाले 2 वर्षों में ये पूरा हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि ये पिछले 3 से 4 वर्षों में महानगर पालिका के माध्यम से हुए सबसे बड़े काम, ये मुंबई के रास्ते का काम और मुंबई के एसटीपी का काम है। मेरा ये सवाल है कि क्यों नहीं उन 25 वर्षों में मुंबई के रास्तों को सुधारने के लिए कोई उपाय योजना की गई। 10 वर्षों में मुंबई शहर के रास्तों के ऊपर 21,000 करोड़ रुपए मुंबई करों के खर्च हुए, लेकिन मुंबई के रास्तों में खड्डे, वो हमें हर बारिश में जो है गड्ढे जो है वो देखने मिलते हैं। क्यों नहीं इतने वर्षों में नदी नालों में से बहने वाला पानी को ट्रीट करने के लिए मुंबई में एसटीपी प्लांट लगाया गया? इसका जो जवाब है वो उद्धव ठाकरे दे, और उसके बाद में पिछले 3 वर्षों में क्या हुआ उसके बारे में बात करें। 25 सालों की बात की, 25 साल आप भी सत्ता में थे, उनके साथ सहयोगी पक्ष थे। लोग भी तो पूछेंगे कि 25 साल अगर आपने थे, अगर वो करप्शन कर रहे थे या दिक्कतें कर रहे थे, तो उन 25 सालों में आपने क्यों नहीं रोका? देखिए, मुंबई की महानगर पालिका में 3 पोजीशन, ये बहुत महत्व की पोजीशन मानी जाती है। एक है म्युनिसिपल कमिश्नर, जो एक IAS ऑफिसर होता है, प्रशासन से होता है। एक महापौर की पोजीशन है और एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की पोजीशन है। महापौर और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन की पोजीशन पर भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक 25 वर्षों में कभी भी नहीं था। हम बहुत ही माइन्यूट पार्टनर थे। डोमिनेंट पार्टनर ये उद्धव ठाकरे जी ही थे। हम सिर्फ 60 सीटें लड़ते थे। 1992 में भारतीय जनता पार्टी के 13 नगर सेवक थे, 1997 में 26 हुए, उसके बाद 29 हुए, उसके बाद 30 हुए और उसके बाद 32 हुए। तो 30-32 से ज्यादा हमारी संख्या कभी थी नहीं। इसका मतलब टोटल कॉर्पोरेशन की 10% संख्या ये भारतीय जनता पार्टी की संख्या थी। डोमिनेंट पार्टनर ये उद्धव ठाकरे जी थे। पिछली बार तो 82। और इसीलिए डोमिनेंट पार्टनर जब उद्धव ठाकरे जी थे तो वही स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और मेयर को इंस्ट्रक्शंस देते थे, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था और इसीलिए ये जिम्मेदारी उनकी थी। जब भी भारतीय जनता पार्टी के 82 नगर सेवक चुन के आए तो तभी भी जो मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था वो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का ही था। हर कमेटी का चेयरमैन ये उद्धव ठाकरे जी का था। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पर पहरेकरी या पहरेदार की भूमिका 2017 से लेकर 2022 के बीच में जो निभाई थी, और हमारा कोई भी नगर सेवक या किसी भी कमेटी का चेयरमैन उसमें नहीं था। डोमिनेंट पार्टनर ये उद्धव ठाकरे जी थे। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई महानगर पालिका में जो 25 साल भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है। और मेरा उनको ये चैलेंज है कि उन्होंने 25 वर्षों में किया हुआ एक काम बताए। हमने केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से पिछले 11 वर्षों में किए हुए 10 काम बताता हूं। एक सवाल ये आता है कि उत्तर भारतीयों का लेकर के मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। मैंने इसने ट्वीट किया कृपाशंकर सिंह के एक बयान को और कहा कि जो है उत्तर भारतीय मेयर बनाना चाहती है बीजेपी, मराठी लोगों के हक को मारना चाहती है। तो उत्तर भारतीय मेयर बनाने का जो बयान कृपाशंकर का, क्या डैमेज कर रहा है बीजेपी को? क्या मराठी मानुस और कौन मेयर होगा? देखिए, मुंबई शहर में इस देश के हर कोने से, हर प्रांत से, हर भाषा बोलने वाले लोग मुंबई शहर में आते हैं।
मुंबई के मराठी आदमी का मन इतना बड़ा है कि इस देश के कोने से आने वाले हर व्यक्ति को वो अपने मुंबई शहर में समा लेता है और उनसे दोस्ती करता है, भाईचारा रखता है। ये मराठी आदमी का मन है। और मुंबई शहर में इस देश के किसी भी प्रांत से आने वाला व्यक्ति हो, वो बहुत वर्षों से मुंबई में रहता है, मराठी भाषा बोलता है, मराठी भाषा का सम्मान करता है, तो वो मराठी ही है, ऐसा हम मानते हैं। और मुंबई शहर का महापौर ये मराठी ही होगा। ठाकरे क्यों नहीं मानते इस बात को? ठाकरे चूंकि अभी ब्रांड चला रहे हैं। देखिए 25 वर्षों में किया हुआ कोई भी काम जनता के सामने में रखने के लिए नहीं है, और इसीलिए भाषावाद, प्रांतवाद के आधार पर ये इनकी हमेशा की स्टाइल है। हर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के 6 महीना पहले इन्हें मराठी की याद आती है, इन्हें मराठी मानुस की याद आती है। चुनाव होने के बाद में मराठी को भी भूलते हैं, मराठी मानुस को भी भूलते हैं और मुंबई को भी भूलते हैं। और इसीलिए ये सिर्फ भाषावाद, प्रांतवाद कर भावनिक मुद्दों के आधार के ऊपर इस चुनाव को लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन मुंबई शहर का मराठी आदमी ये जान चुका है कि पिछले 11 वर्षों में इस मुंबई का विकास किसने किया, अटल सेतु किसने किया, कोस्टल रोड किसने किया, मेट्रो किसने की। और वर्ली के बीडीडी चाल में 160 फुट के घर में रहने वाले मराठी आदमी को 560 फुट का घर उसी दक्षिण मुंबई में, उसी वर्ली में बना के किसने दिया? वो देवा भाऊ ने दिया। और इसीलिए मुंबई शहर का मराठी आदमी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ताकत से खड़ा है, और हर मुंबईकर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ताकत से खड़ा है। खान पठान मेयर बनेगा क्या, इस बात को लेकर के जब वारिस पठान कोई बयान जारी करते हैं तो कोई एमएनएस के अधिकृत ट्विटर हैंडल से ट्वीट नहीं होता, कोई शिवसेना यूबीटी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट नहीं होता, लेकिन अगर कृपाशंकर सिंह का बयान आता है तो उसको ट्वीट किया जाता है। नहीं, हमारी अपेक्षा भी नहीं है कि उबाटा इसके ऊपर ट्वीट करे, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व के विचारों को तिलांजलि देकर इन्होंने कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाया, इन्होंने हिंदुत्व को छोड़ा, और इनकी रैलियों में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए। इनके उम्मीदवार का प्रचार बम विस्फोट के आरोपी ने किया। छत्रपति संभाजी नगर में पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे देने वाले रशीद मामू को इन्होंने अपनी पार्टी में लिया। जो वर्सोवा में मॉलेस्टेशन और फोर्जरी के आरोप जिनके ऊपर है, ऐसे चंगेज मुल्तानी को इन्होंने पार्टी में लिया। अपनी खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा करने के लिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। मुंबई शहर का रंग बदलने का प्रयास ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, लेकिन मुंबई कर पूरी ताकत के साथ इन सारे प्रयत्नों को परास्त करेगा। शिवसेना का टोटल अगर टिकट देने की जो लिस्ट देखें तो उसमें मैक्सिमम मुस्लिम, ऐसा लग रहा है कि पहली बार इतने सारे मुसलमानों को टिकट शिवसेना यूबीटी ने दिया है। तो आपको लगता है कि इस बार जो मुस्लिम है मुंबई का, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ, और उद्धव ठाकरे मराठी प्लस मुस्लिम का इक्वेशन बना? नहीं, इनके ये तो टिकट देंगे क्योंकि इनके पास बचा ही वो है ना, इनके पास दूसरा कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि हिंदुत्व को इन्होंने जब छोड़ा तो जो मराठी आदमी है वो इनसे दूर चला गया, और इसीलिए इनके पास जो बच्चा है उनको ही टिकट देंगे, नहीं तो और किसको टिकट देंगे। और अभी इन्होंने जिनके साथ युति की है, इनके भाई के साथ, उनके भाई का ही बयान है की उद्धव ठाकरेंकडनं बाण निघून गेला आणि राहिला फक्त खान। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये राज ठाकरे जी का बयान है। और इसीलिए जो इनके पास बच्चे हैं, इन्होंने पूरी तरह से हरे रंग की चादर को अपने ऊपर ओढ़ लिया है। आपका एक बयान एमएनएस के कई जगहों से ट्रोल हो रहा है, ट्वीट हो रहा है कि आप मुसलमानों के बीच में किसी मंच पर और कुछ उर्दू में बात कर रहे हैं। वो बयान कब का है, और उसको आज के कॉन्टेस्ट में जब आप चुनाव लड़ने की पोजीशन में है, मुंबई अध्यक्ष हैं और ट्वीट किया जा रहा है या बोला जा रहा है, तो इसको कैसे आप? देखिए, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम आतंकवादियों के खिलाफ है, हम जिहादी शक्तियों के खिलाफ है, हम समाज विरोधी, देश विरोधी, आतंकवादी शक्तियों के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं। अगर हमने धार्मिक, अगर दुरूद जिसको कहते हैं, उसको अगर कहीं कोई भाषण में, वो भी 8-9 साल पहले का वो भाषण था, उसको मैं बिल्कुल नकारूंगा नहीं, क्योंकि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। सबका मालिक एक ही होता है, और इसीलिए रास्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन जो पहुंचने का मकाम होता है वो एक ही होता है। और इसीलिए हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। अगर किसी अच्छे किसी वर्ष को अगर हमने किसी भी सभा में अगर बोल दिया
तो हम उसे नकारेंगे नहीं। हमने वो बोला था क्योंकि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम पाकिस्तान के औलाद के खिलाफ है। आप एनसीपी आपकी राज्य सरकार में पार्टनर है और उसी एनसीपी को मुंबई में आप नवाब मलिक के कारण नहीं लेते हैं, क्या उससे डैमेज नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी देश प्रेम और देशभक्ति के कोई भी विषय के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। नवाब मलिक के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है, दाऊद के साथ हाथ मिलाने के आरोप है, और ऐसे व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी, कोई युति नहीं करेगी। और अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुंबई का नेता अगर नवाब मलिक होगा तो हम मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। बाहरी वर्सेस आंतरिक की जो लड़ाई है, बीजेपी के भीतर भी बहुत सारे बाहरी लोगों को ले आकर आखिरी मोमेंट पर टिकट दिया जाता है। राखी यादव सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब वो एनसीपी छोड़ के आती हैं और तुरंत उनको टिकट दे दिया जाता है। कई सारे तो कार्यकर्ताओं को क्या लगेगा कि उनको झंडा क्यों 5 साल उठाना चाहिए जब आपको बाहरी आदमी को ले आकर टिकट? देखिए, इस प्रकार के उदाहरण 5% से ज्यादा नहीं है। 95% तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही हमने जो है वो मौका दिया है। कुछ केसेस में अगर कुछ अच्छे लोग हैं जो मोदी जी के काम से प्रभावित होते हैं, देवेंद्र जी के काम से प्रभावित होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, और उनके प्रभाग में या उनके परिसर में अगर उनकी छवि अच्छी है, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, वो अच्छे व्यक्ति है, तो ऐसे कुछ व्यक्तियों को पार्टी में लेने के लिए हम ओपन हैं। क्योंकि मोदी जी के और देवेंद्र जी के काम से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति का हम स्वागत ही करते हैं। एक सवाल और है कि आपने बीजेपी ने एक कैंपेन लॉन्च किया, कई जगहों पर होर्डिंग बैनर बीजेपी के नाम से लगे कि बीएमसी इज नॉट अ फैमिली बिजनेस। राहुल नार्वेकर के घर में 3 टिकट जाते हैं, कई दूसरे नेताओं के परिवार को टिकट मिलते हैं। परिवारवाद और इसको क्या आप नहीं मानते कि इससे आपका जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं डैमेज नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि मकरंद नार्वेकर 2016 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, 2017 में भारतीय जनता पार्टी के वो नगर सेवक बने। राहुल नार्वेकर जी भारतीय जनता पार्टी में 2019 में आए। हर्षिता नार्वेकर ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश 2016 में किया, 2017 में वो नगर सेविका बनी। राहुल नार्वेकर जी भारतीय जनता पार्टी में 2019 में आए। राहुल नार्वेकर जी भारतीय जनता पार्टी में 2019 में आने के पहले से मकरंद नार्वेकर और हर्षिता नार्वेकर ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है, और वो भारतीय जनता पार्टी के लोक प्रतिनिधि है। उनका भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना और लोक प्रतिनिधि बनना, इसका राहुल नार्वेकर जी से कोई संबंध नहीं है। वो एक अलग एंटिटी है, और उन्होंने अपने इंडिपेंडेंटली उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करके वो नगर सेवक या नगर सेविका बनी है। राहुल नार्वेकर जी तो उसके 3 साल बाद आए हैं, और इसीलिए इसमें वो आपने कहा हुआ परिवारवाद का जो एंगल है वो इसमें लागू नहीं होता है। हम बीएमसी इज नॉट फैमिली बिजनेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम पिछले 6 महीने से एक फैमिली सोप ओपेरा देख रहे हैं मुंबई शहर में। कोई किसी के घर पे गणपति का दर्शन करने जाता है, कोई किसी के घर पे रक्षाबंधन करने जाता है, कोई दिवाली में दीपोत्सव में साथ में आता है। अरे भैया, आप साथ में आइए, गणपति मनाइए, नवरात्रि मनाइए, दिवाली भी साथ में मनाइए, लेकिन आपने पिछले 20 वर्षों में ये साथ में क्यों नहीं मनाया, इसका भी जवाब दीजिए। और मुंबईकरों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुंबई और की महानगर पालिका ये किसी एक परिवार की जागीर नहीं है, ये मुंबईकरों की मुंबई महानगर पालिका है। और इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस में। और इस तरीके से अमित साटम ने तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत की कि किस तरीके से बीएमसी का चुनाव लड़ा जाएगा, बीजेपी का क्या एजेंडा होगा, किस हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी साथ में जा रही है, शिवसेना का कितना सपोर्ट होगा। तमाम सारे मुद्दों पर अमित साटम ने बेबाकी से बातचीत की।